सियासत मजा भी है और सजा भी इसमें साथ साथ चलती है। अब किसको सजा मिलेगी या किसको मजा मिलेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। और जब ये पता चलेगा तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पते में किसका पता लोकसभा के लिए चिन्हित होगा और किसका विधानसभा के लिए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मैं कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में आम लोकसभा चुनाव है, लेकिन धर्मशाला में एक ऐसा उपचुनाव है जो कि खास उपचुनाव माना जा सकता है। और अगर इन्हीं बिंदुओं पर मैं आगे बढ़ूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आने शुरू हो चुकी हैं जो कि राहत की सांस ना तो बीजेपी को लेने दे रही है ना ही कांग्रेस को। खैर, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लोकसभा क्षेत्र से। कांगड़ा चंबा में बीजेपी ने शुरुआती दौर में ही टिकट डिक्लेयर करके एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो कांग्रेस के सामने पेश कर दिया था। और ये जो अंतर था ये लोकसभा के चुनाव के लिए प्रचार का था, टिकट निर्धारण का था। टिकट निर्धारण में राजीव भारद्वाज को निर्धारित करके बीजेपी फील्ड में उतर गई। काफी दिनों के बाद आनंद शर्मा फील्ड में उतारे गए, लेकिन फील्ड में उतरने के बाद आनंद शर्मा के चेहरे में कहीं भी उतरन नजर नहीं आ रही है। और भाजपा जिस स्पीड से आगे बढ़ रही थी, जिस ग्लो के साथ आगे बढ़ रही थी, वो पॉलिटिकल ग्लो जो है वो अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है। आनंद शर्मा के लिए खास बात यहाँ पर यही नजर आ रही है कि उनका जो करियर है पुराना, उसमें वो एक टॉप एंड की ड्राइविंग सीट पर मौजूद रहे हैं। और भाजपा के लिए यही एक सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर बनता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है, क्योंकि राजीव भारद्वाज उनका जो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट है उसमें उनकी जो भूमिका है वो बिल्कुल भी नहीं रही है। हालांकि इस भूमिका में आनंद शर्मा भी कहीं नहीं रहे हैं, पर इतना सा फर्क जरूर है कि जहां पर आनंद शर्मा का कामकाज रहा है वो टॉप एंड का था। खैर, बात अब वही आ गई कि कांगड़ा चंबा में इस बार होगा क्या। जाहिर सी बात है कि राजीव भारद्वाज प्योरली पॉलिटिकली शांता कुमार के कैंडिडेट माने जाते हैं। और शांता कुमार, जिनका इतिहास कई विवादों में भी रहा है, अगर गौरव से भरा हुआ है तो विवाद भी उनके इतिहास में बराबर चलते हुए नजर आए हैं। ये वही शांता कुमार हैं जो सही को सही, गलत को गलत ठहराने में एक पल नहीं गवाते हैं। कई बार हुआ है कि उन्होंने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, या फिर ये कहें कि उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो ये भी गलत नहीं होगा। और शांता कुमार का जो वजूद है, अब ये कहा जाए कि वैसा नहीं रहा है जिस दौर में शांता कुमार की तूती जो है वो कांग्रेस और भाजपा में बराबर बोला करती थी। क्योंकि हिमाचल में जयराम ठाकुर के आने के बाद कहीं ना कहीं शांता कुमार के कद में कटौती होनी शुरू हो गई थी। और कांग्रेस की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की दुनिया को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस में भी उनका कुछ वैसा वजूद नजर नहीं आता है। ये सारे पहलू इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समाज और सियासतदान ये भले ही उस पटरी पर एक साथ ना चले जहां पर समाज के उत्थान की बात हो, लेकिन उस पटरी पर ये लोग बराबर एक साथ एक दूसरे से गलबहियां करते हुए चलते हैं, जिसमें जो पटरी है उसमें नेताओं के जो हक होते हैं, जो रुतबा होता है, वो कायम रहता है। अब यही वजह है कि जितने शांता कुमार कदावर नेता रहे हैं केंद्र की सियासत में, उसी कद के या कमोवेश ये कहें कि उससे कहीं ज्यादा कद के आनंद शर्मा भी रहे हैं। और कांगड़ा चंबा में ये मैसेज कहीं ना कहीं ट्रेवल करने शुरू हो गया है कि इस बार सांसद नहीं, इस बार हमें केंद्रीय नेतृत्व चाहिए और उस नेतृत्व में ऐसा चेहरा चाहिए जो दमदार हो। खुद कांग्रेस के नेता इस चीज की ब्रांडिंग जो पॉलिटिकल है उसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आनंद शर्मा को इसका कितना फायदा मिल सकता है। और
विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के पास कांगड़ा चंबा में बहुतायत में विधायक हैं। अब सवाल उठता है कि जो अभी तक वे बनी है वो तो तय है कि वो आनंद शर्मा की अपनी वजह से बनी है। अभी तक जो बकाया विधायक है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के, उनके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो किस तरीके से आनंद शर्मा के लिए मेहनत करते हैं। और उनका मेहनत करना या ना करना बहुत हद तक हिमाचल सरकार, खास करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांधों पर रहता है। क्योंकि अभी तक ये एक हवा कहें या फिर हकीकत कहें, कुछ भी कहें या कयास कहें, ये कहा जाता है कि मोदी फैक्टर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। क्या इस मोदी फैक्टर के साथ हिमाचल की सुक्खू सरकार मुकाबला कर पाएगी? क्या इससे मुकाबला करते हुए आनंद शर्मा को मजबूत कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, अब मैं आता हूं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर भी बागियों की वजह से उपचुनाव हो रहा है। सुधीर शर्मा भाजपा की टिकट पर यहां पर उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने देवेंद्र जग्गी को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। लेकिन आलम देखिए, यहाँ पर भी जो एक सियासी सन्नाटा है वो बहुत बुरी तरह से पसरा हुआ है। आम आदमी कुछ बोलने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये सियासत है। हल्की सी भी कुछ हलचल हो, उसकी तरंगें सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं, महसूस भी होती हैं। तो सुधीर शर्मा के पास एक पुराना करियर है, चाहे वो कांग्रेस के खाते से ही रहा है, लेकिन उसमें उनके पास बतौर कैबिनेट मिनिस्टर्स के होने के अलावा कुछ उपलब्धियां भी हैं जिन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने देवेंद्र जग्गी को उतारा है, तो वो भले ही शहर की पॉलिटिक्स में या शहर में जो रुतबा होता है उसमें उनका नाम है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है तो यहाँ पर जग्गी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पार्टी के भीतर के समीकरणों की बात करें तो ये जरूर नजर आ रहा है कि जो भाजपा है वो सुधीर शर्मा के साथ खड़ी हो गई है। भाजपा खुद इसे अपने अनुशासनात्मक जो रवैया है उसका नतीजा बताती है, लेकिन ये भी सच है, इसकी भी वजह है। सुधीर शर्मा के आने से जो धर्मशाला में एमएलए पद के लिए अपने को दावेदार मानते थे, अपनी टिकट पर हक मांगते थे, वो तमाम नेताओं के हक जो हैं वो अब कहीं ना कहीं हवा में लटक गए हैं। और शायद यही वजह है कि नेताओं की भीड़ तो सुधीर शर्मा के साथ चल रही है, लेकिन ये भीड़ क्या उन्हें किसी नए आसमान की तरफ लेकर जाएगी या भीड़ में ही सुधीर शर्मा का दम घोंट देगी? ये भी एक यक्ष प्रश्न है। क्योंकि इन नेताओं की अगर उम्र का जिक्र किया जाए तो इनका फिक्र में आना जायज है। मैक्सिमम जो दावेदार हैं वो 50+ हैं और ये जो आंकड़ा है ये 65 तक जाता है। अगर 50 से 65 साल की उम्र तक के नेताओं ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस बार सुधीर शर्मा कामयाब हो गए तो 2027 में एक बार फिर उन्हें झटका लग जाएगा। क्योंकि भाजपा के अगर टॉप लेवल की बात करूं तो उन्होंने इस भरोसे को कायम करने में कोई कमी नहीं रखी है कि अगर कोई कांग्रेस का दामन छोड़कर आएगा तो उसे उसका हर हक जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि अभी तक जिस तरह से प्रदेश भाजपा के आला नेता जो हैं वो पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, चाहे लोकसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं या फिर जो अन्य बकाया 5 विधानसभा के उपचुनाव हैं वहां पर हिस्सेदारी दर्ज करवा रहे हैं, तो धर्मशाला में किसी भी बड़े नेता की आमद होती हुई अभी तक नजर नहीं आई है। और इसी बीच अगर मैं देवेंद्र जग्गी की बात करूं तो उनकी जो ब्रांडिंग है वो इंडिविजुअल ना होकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आसपास फिक्स होकर रह गई है। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहकर गए हैं कि आप देवेंद्र जग्गी को नहीं, आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को वोट करेंगे। जग्गी नहीं बल्कि सुक्खू आपके विधायक होंगे। और अब जो जग्गी हैं उनका ऑरा सत्ता के आसपास फिक्स होकर रह गया है, ना कि समाज में उस तरह का ऑरा नजर आ रहा है जिस तरह का शहरी क्षेत्र के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए था। यहाँ पर एक तीसरे प्रत्याशी भी हैं, राकेश चौधरी, आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं और उनका भी एक इतिहास रहा है, चाहे दल बदलने का कह लीजिए या मेल मिलाप का कह लीजिए। वो
अगर कांग्रेस में जीएस बाली के भक्त रहे हैं तो उसके बाद वो भाजपा में जयराम ठाकुर के भी भक्त रहे हैं, और पिछले दिनों उन्होंने तो भक्ति दिखाने में, सियासी पूजा पाठ करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब बात वही आ गई कि जनता क्या सोच रही है। जनता भी तगड़ी उलझन में है। साफ कहा जा रहा है कि अगर सरकार टिक गई तो फिर 3.5 साल विपक्ष के विधायक का क्या फायदा। फिर एक अगला सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दिया और जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि 4 जून के बाद हिमाचल की जो सरकार है वो चली जाएगी, तो फिर सवाल उठ रहा है कि फिर सत्ता पक्ष के विधायक को वोट देने का क्या फायदा। इन्हीं सारी धारणाओं के बीच राकेश चौधरी का नाम भी बड़े बखूबी सामने आने शुरू हो गया है। साफ कहा जा रहा है कि ये तो वो बंदा है जिसकी जयराम ठाकुर के साथ भी पटती है, जिसकी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी पटती है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बहुत अजीब भी है, लेकिन अगर इस फैक्टर का सक्सेसफुल रेट देखा जाए तो वो बहुत जबरदस्त है, और उसमें ये कहा जाता है कि क्यों ना इस बार इस आदमी को पेंशन लगवा दी जाए। 3.5 साल का तो वक्त बचा है। सरकार चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, राकेश दोनों पहलुओं में फिट बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे समीकरण जो हैं वो यहाँ पर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जिसमें सिवाय उलझनों के कुछ नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा का उपचुनाव। तो इस मुद्दे पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।